प्यारे बच्चों, आज हम दक्षता अभ्यास 3 पढ़ेंगे। इसमें है प्रश्न 1। किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत हैं। यहाँ पर ये प्राप्तांक दिया हुआ है। इन सभी का हमें क्या करना है? प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या बराबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पे कहा है 15 शिक्षार्थी, तो यहाँ पे ये जो पद हैं ये 15 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक हैं, जो कि 100 में से उनको कहने का मतलब कि उनको पेपर में 100 में से नंबर मिले हैं। तो इन सभी को हम यहाँ 0 0 से शुरू करेंगे और ये 30 तक इनको हम जोड़ लेंगे। तो इनको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर यह आएगा 600। तो यहाँ सभी पदों का योगफल में हम लिखेंगे 600। इसके बटे में पदों की संख्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 15 शिक्षार्थी, तो ये पद भी जो है 15 ही होंगे। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पद कुल कितने हैं? 15, यानी पदों की संख्या 15 है। तो 600 में से हम 15 से भाग दे देंगे। 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, यानी आ जाएगा 40। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहला प्रश्न है प्राप्तांकों का समांतर माध्य 40 है। यही इसका आंसर है। प्रश्न 2। 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35, 35 किलोग्राम है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 10 बालिकाएं हैं जिनका भार माने होता है वजन। इनका वजन किलोग्राम में ये हमें दिया हुआ है। इन सभी को हम जोड़ लेंगे। इन सभी को हम रफ कॉपी में जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे ये आएगा 381। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला। क्वेश्चन 2। समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल और इसके बटे में हो जाएगा पदों की संख्या। यानी ये सभी पद हैं और ये कितने पद हैं? 10 पद। इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो आएगा 381 बराबर सभी पदों का योगफल। इसके जगह पे लिख देंगे 381 बटे में पदों की संख्या। तो गिन लेते हैं कितने पद है। वैसे तो यहाँ लिखा भी हुआ है 10 बालिकाओं के भार हैं, पद कितने होंगे? 10। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पद कितने हैं? 10। तो हम क्या करेंगे? 381 में 10 से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो यहाँ पे इसका जो उत्तर है वह आ जाएगा 38.1। यही जो है इसका समांतर माध्य है। और यहाँ पे चूंकि भार जो है ये दिया है किलोग्राम में, तो यहाँ पर ये जो समांतर माध्य है यह भी किलोग्राम में आ जाएगा, 38.1 किलोग्राम। प्रश्न 3। निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो शिक्षार्थी हैं वे 50 हैं, यानी ये जो बारंबारता है इसे जोड़ेंगे तो 50 आएगी। और यहाँ पे इनका भार यानी कि वजन किलोग्राम में ये दिया हुआ है, भार किलोग्राम में। तो यहाँ पे ये जो तालिका है इससे हमें क्या करना है? उनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। इस प्रकार से तालिका को हम लिख लेंगे।
पहले कॉलम में भार किलोग्राम में, इसे x मान लेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरे कॉलम में बारंबारता लिखेंगे, इसे f मानेंगे और इस प्रकार से उतार लेंगे। तीसरे कॉलम में है भार किलोग्राम में गुणा बारंबारता, इसे हम f गुणा x लिखेंगे। इसका मतलब है कि इसकी गुणा करके यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर रहे हैं 40 की गुणा जब 4 में करेंगे तो आएगा 160, जो यहाँ लिखेंगे इसके सामने, इसके सामने। इसी प्रकार 12 से गुणा करेंगे 42 में, आएगा 504। 18 से गुणा करेंगे 43 में तो आएगा 774। 10 से गुणा करेंगे 44 में तो आएगा 440। 6 से गुणा करेंगे 45 में तो आएगा 270। अब ऐसे लाइन खींच देंगे और यहाँ लिख देंगे योगफल। इसका हम योग कर लेंगे तो आ जाएगा 50। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी ये जो एफ है इसका जोड़ आया है ये 50। इसी प्रकार इसको भी जोड़ लेंगे और यहाँ ये इसका जोड़ रहेगा एफ एक्स का, तो यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, इन सबको हम जोड़ेंगे तो आएगा 2148। अब हम निकाल लेंगे समांतर माध्य। तो इसके लिए फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स है 2148 और सिग्मा एफ है 50, तो बटे हो जाएगा 50। 50 से इसमें जब भाग देंगे तो आ जाएगा 42.96 किलोग्राम। ये इसका आंसर है। प्रश्न 4, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक तालिका हमें दी हुई है, ऊपर है ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है और नीचे है बारंबारता। इससे हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो तालिका को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। पहले कॉलम में ऊंचाई सेंटीमीटर में, इसे x मानेंगे, इस प्रकार से उतार लेंगे। दूसरे कॉलम में बारंबारता लिखेंगे, इसे f मानेंगे, इसे भी इस प्रकार से उतार लेंगे। और तीसरे कॉलम में ऊंचाई सेंटीमीटर में और गुणा करेंगे बारंबारता से, यानी कि इन दोनों की गुणा हो जाएगी। इसे हम f गुणा x से यहाँ दिखाएंगे, यानी कि इन दोनों की गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं 3 की गुणा 142.5 में। इसे आप क्या करेंगे, रफ में आप गुणा कर लेंगे। तो ये आएगा 427.5। 5 से गुणा करेंगे 143.5 में तो ये आएगा 717.5। इसी प्रकार 7 से गुणा करेंगे 144.5 में तो ये आएगा 1011.5। 7 से गुणा करेंगे 145.5 में तो ये आएगा 1018.5। 3 से गुणा करेंगे 146.5 में तो ये आएगा 439.5। 2 से गुणा करेंगे 147.5 में तो ये आएगा 295। दशमलव कर देंगे 0। अब एक लाइन हम खींच लेंगे ऐसे, यहाँ लिख देंगे योगफल। इन सबको हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे आएगा 27 और यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ, यानी कि एफ का ये जोड़ है। इसके बाद इन सबको भी हम जोड़ लेंगे, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 3909.5। अब निकालेंगे समांतर माध्य।
समांतर माध्य। तो इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स आया है 3909.5 और बटे में सिग्मा एफ यहाँ पे जोड़ा है हमने 27 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आएगा 144.796। तो यहाँ पर चूँकि 7 के पीछे जो अंक है वो 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे पीछे का समाप्त करने के लिए इसमें एक हम बढ़ा देंगे 7 में, तो ये हो जाएगा 144.8। यही इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का समांतर माध्य। प्रश्न 5, नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र से एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है अनाज और दाल, मक्का, मटर, चना, गेहूं, धान, और नीचे दिया है उत्पादन लाख टन में 4, 4, 6, 10, 12। इनसे हमें पाई ग्राफ खींचना है। तो प्रश्न को हम इस प्रकार से तालिकाबद्ध कर लेंगे। पहले यहाँ लिख लेंगे अनाज, दाल, मक्का, मटर, चना, गेहूं, धान, और दूसरे कॉलम में उत्पादन लाख टन में। ये हमें दिया हुआ है, दोनों ही क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, 4, 6, 10, 12। तो पहले क्या करना है हमें, यहाँ लिख देंगे योगफल और इसे हम जोड़ लेंगे। 4, 4, 8, 8, 6, 14, 14, 2, 16 के 6, हासिल लगा 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, आ गया 36। अब तीसरा कॉलम जो हमारा आता है वह है संपूर्ण का भाग। संपूर्ण का भाग यानी कि 36 में से इनको कितना भाग प्राप्त हुआ है, तो 36 में से इसे 4 प्राप्त हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये 4/36। ये भी हो जाएगा 4/36, ये हो जाएगा 6/36, ये हो जाएगा 10/36। इसी प्रकार से 12 हो जाएगा 12/36। अब यहाँ पे चौथा कॉलम आता है त्रिज्यखंड का कोण, यानी जब हम वृत्त बनाएंगे पाई ग्राफ दिखाने के लिए, उसमें जो त्रिज्यखंड बनेगा उसका कोण कितना बनेगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो वृत्त का केंद्र होता है तो केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे कोण निकालने के लिए इन सभी में हमें जो है बारी बारी से 360 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम कर रहे हैं 4/36 गुणा कर देंगे 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये 36 से ये 36 कट जाएगा, आएगा 10, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ भी 4/36 है तो सेम आएगा 4/36 गुणा में 360 आ जाएगा 40 डिग्री, यानी त्रिज्यखंड का कोण ये निकल रहा है। इसी प्रकार इसमें 6/36 गुणा करेंगे 360 से, तो 36 कटेगा, यहाँ आएगा 10 से गुणा करेंगे 6 में, आ गया 60 डिग्री। इसी प्रकार गेहूं का है ये 10/36 गुणा करेंगे 360 से, 36 से कटेगा 10 आएगा, 10 में 100 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार धान में 12/36 है तो 12/36 और गुणा में कर देंगे 360 से, तो 36 से 360 कटेगा 10 आएगा, 10 से 12 में गुणा करेंगे आ जाएगा 120 डिग्री। अब इन सभी को हमें जो है वृत्त बना करके उसमें त्रिज्यखंड के रूप में दर्शाना है। प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक वृत्त जो है बना लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा वृत्त बन गया है और यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है। अब इसे हम त्रिज्यखंडों के रूप में काटेंगे चांदे की सहायता से, जो यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री। चांदे की सहायता से हम त्रिज्यखंड इसमें काट लेंगे।
तो इस प्रकार हम त्रिज्यखंड काट लेंगे और यहाँ पे हम इंगित कर देंगे 40 डिग्री, 40 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे 120 डिग्री, 120 डिग्री ये किसका है? धान का। तो यहाँ लिख देंगे इसमें धान, इस त्रिज्यखंड में लिखेंगे धान। इसके बाद है 100 डिग्री, 100 डिग्री यहाँ पर है गेहूं का, तो इसमें लिख देंगे हम गेहूं। 60 डिग्री किसका है? 60 डिग्री है चना का, तो इसमें लिखेंगे चना। 40 डिग्री किसका है? 40 डिग्री है मटर का और दूसरा भी 40 है मक्का का, तो इसमें हम लिख देंगे पहले वाले में मटर और दूसरे वाले में लिखेंगे मक्का। इस प्रकार से पाई ग्राफ कंप्लीट हो गया। प्रश्न 6, रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई है। ब्रेड 320, मीठा बिस्किट 120 रुपये, नमकीन बिस्किट 160 रुपये, पेस्ट्री 80 रुपये, अन्य 40 रुपये। त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट खींचिए। आंकड़ों को इस प्रकार हम सारणी में लिख लेंगे। पहले कॉलम में वस्तु ब्रेड, मीठा बिस्कुट, नमकीन बिस्कुट, पेस्ट्री, अन्य लिख लेंगे। दूसरे कॉलम में बिक्री रुपयों में 320 रुपये, 120 रुपये, 160 रुपये, 80 रुपये, 40 रुपये लिख लेंगे। तीसरे कॉलम में आ जाएगा संपूर्ण भाग जो भी हम निकालेंगे और चौथे कॉलम में केंद्रीय कोण, इसे भी निकालेंगे। इसके पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है योगफल और इन सबको हमें जोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 0, यहाँ भी आ गया 0, ये आ जाएगा यहाँ पे 0। अब 2 2 4 6 10 8 18, 18 4 22, तो यहाँ पे आ गया 2, हासिल लगा 2, 3 2 5 6 7, आ गया 720। तो यहाँ पे जो योग है वह आ गया है 720। अब निकाल लेंगे हम संपूर्ण का भाग। संपूर्ण कितना है? 720। तो इसमें से ब्रेड को कितना मिला है? 320। तो यहाँ हम करेंगे 320 बटे 720। इसी प्रकार ये है 120, तो इसे करेंगे 120 बटे 720। 720 में से 120, ये है 160, तो 720 में से 160, ये है 80, तो 720 में से ये है 80, ये है 40, 720 में से ये है 40। अब यहाँ हमें निकालना है केंद्रीय कोण यानी कि त्रिज्यखंडों का कोण। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि वृत्त पर जो वृत्त होता है हमारा इस प्रकार का होता है, ये जो केंद्र है इस पर जो कोण बनता है वह 360 डिग्री बनता है, इसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण। तो 360 डिग्री से इन सभी में हम गुणा करेंगे तो केंद्रीय कोण यहाँ पे आ जाएगी। केंद्र पर त्रिज्यखंडों का कितना कोण बन रहा है? 320 बटे में 720 गुणा करेंगे 360 से, तो 360 से 720 में जब भाग देंगे तो यह 2 बार में कट जाएगा। 2 से 320 में हम भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 उतारेंगे 12, 2 छक्के 12, ये लिख देंगे 0। 160 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें 120 बटे में है 720 गुणा में 360 डिग्री। अब 360 से 720 काटेंगे 2 आएगा, 2 से 120 में भाग देंगे, 2 छक्के 12 और 0, 60 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार ये है 160 बटे 720 गुणा में 360। 360 से काटेंगे 720, 2 बार में कटेगा, 2 से भाग देंगे 160 में तो 2 अट्ठे 16 है, 0, 80 डिग्री आएगा। इसी प्रकार 80 बटे 720 गुणा करेंगे इसमें 360 डिग्री से, तो यह 2 बार में 720 कटेगा, 2 से 80 में भाग देंगे तो इसका आधा हो जाएगा, आ जाएगा 40 डिग्री।
इसी प्रकार अंतिम बचा है 40/720, इसमें भी गुणा करेंगे 360 डिग्री से, तो ये 2 बार में 720 कटेगा और 2 से हम भाग देंगे 40 में, तो यहाँ आएगा 20 डिग्री। अब हम एक वृत्त बनाएंगे और उसमें हम त्रिज्यखंड काट करके इन सब कोणों को इंगित करेंगे। प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक वृत्त हम बना लेंगे। इस प्रकार से, और ये है वृत्त का केंद्र। अब वृत्त के केंद्र पर हम चांदे की सहायता से इन त्रिज्यखंडों को, यानी ये जो केंद्रीय कोण ये सब हमने निकाला है, इनको हम यहाँ पे दर्शा देंगे। तो यहाँ वृत्त पर हमने त्रिज्यखंड कोणों को, यानी केंद्रीय कोणों को इंगित यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ केवल लिख देंगे। तो 160 डिग्री किसका है? 160 डिग्री ब्रेड का है, तो यहाँ हम लिख देंगे ब्रेड। इसके बाद 60 डिग्री किसका है? 60 डिग्री है मीठा बिस्किट का, तो ये है 60 डिग्री और यहाँ लिख देंगे मीठा बिस्किट। इसके बाद 80 डिग्री ये है नमकीन बिस्कुट, तो लिख देंगे हम नमकीन बिस्कुट। 40 डिग्री किसका है? 40 डिग्री है पेस्ट्री का, तो यहाँ लिख देंगे पेस्ट्री। और अंत में है 20 डिग्री, ये अन्य है, तो यहाँ लिख देंगे हम अन्य, ये 20 डिग्री में। इस प्रकार पाई ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।